गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अपने आगे की सीरीज़ को, जो जिससे इसकी पिछली वाली सीरीज में हमने देखा था क्या कि हमने उसमें गुप्ता एज की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर अप कर लिया था। और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखेंगे, फिर इनके रिलीजन के बारे में भी देखेंगे, इनकी इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, इनकी सोसाइटी के बारे में देखेंगे, इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी देखेंगे, और एक जो चीज़ जो स्पेसिफिकली इसी एज से जोड़ करके देखी जाती है, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस कारण इस युग को जनरली स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर और इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी, इस आर्ट एंड कल्चर में हम इनके लिटरेरी वर्क को भी देख लेंगे, लिटरेरी वर्क्स। और साथ में अब चूंकि आगे के टाइम पीरियड में हम देखेंगे तो हमें वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक राजा नहीं मिलता है, तो किंग्स जो देखने को मिलते हैं वो लगातार चेंज होते जाते हैं। तो इस वजह से हमें किसी एक राइटर को किसी स्पेसिफिक किंग के साथ हम जोड़ करके नहीं देख पाते। तो इसमें ही मैं आपको शायद 12th सेंचुरी तक के कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स रहे हैं, जैसे कि इसमें एक आपको भास्कर टू का नाम देखने को मिलेगा, या 7th सेंचुरी के या 8th सेंचुरी के जो भी रहेंगे वो भी, उनके भी हम नाम देख लेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं जल्दी से। इनकी सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, राजा ही केंद्र बिंदु होता था। यानी कि सारी चीजें जो होती थी वो राजा के इर्द गिर्द घूमती थी। एक चीज जो इस युग में हमें पहली बार देखने को मिलती है वो है सामंतों का प्रभुत्व। इससे पहले सारी पावर्स राजा के अंदर सेंट्रलाइज्ड होती थी, और जो राज्य होते थे या उनके जो प्रांत या सूबे होते थे उसमें जो अपॉइंट किए जाते थे वो जनरली कौन होते थे, वो राजा के परिवार वाले ही होते थे, गवर्नर के तौर पे। जैसे हमने मौर्य काल में देखा था कि अशोक को उनकी जो राज्य थे वहाँ पे गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। जैसे देखा था हमने कहाँ पे, तक्षशिला में और उज्जैन में उसको अपॉइंट किया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सामंतों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो इस युग की एक जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है, सामंतों का उदय। और सामंतों के बारे में मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, ये अपने आप में एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर की तरीके से काम करते थे अपने लोकल एरिया में, लेकिन जो इनका राजा होता था उसके प्रति श्रद्धा रखते थे। उसको टैक्स प्रोवाइड कराते थे और जरूरत पड़ने पर सेना भी, आर्मी भी प्रोवाइड कराते थे। ओके, तो यहाँ पे हमें सामंतों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। लेकिन राजा अपनी जो इमेज है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए देवताओं के समान उपाधियां लेता था, जैसे कि देवपुत्र, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, इस तरीके की उपाधियां वो लेता था। तो उपाधियां हमारे खास काम की नहीं है, वो सीधी पूछे भी नहीं जाने वाली, लेकिन बस इतना याद रखना कि ग्लोरीफाई करने के लिए। और ये केवल इसी युग के नहीं, ये हर युग में हमें देखने को मिलता है। चाहे मौर्य काल में देख लीजिए आप, चाहे गुप्ता काल में तो हम देख ही रहे हैं, चाहे मुगलों में देखेंगे आप, और चाहे विजयनगर साम्राज्य में या किसी और भी साम्राज्य में, हम सब जगह देखने को मिलता है कि वो अपनी इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए देवताओं से तुलना करते हैं। ओके, तो इसके आगे देखते हैं। तो राजा केंद्र बिंदु होता था। अब राजा को सलाह देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिनको क्या कहते थे, कुमारामात्य कहते थे। तो ये कुमार मतलब कुछ एक तरीके का टाइटल लग गया कि आप थोड़े इंपॉर्टेंट है। और अमात्य तो मंत्री के लिए यूज होता था, जो कि हमने मौर्य काल में भी देखा था। तो कुमारामात्य, इनका जो कार्यालय होता था उसको अधिकरण कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि आज के समय पे हमारे पॉलिटिकल साइंस में अगर देखा जाए तो अधिकरण का मतलब पूरी तरीके से आज चेंज हो चुका है, क्योंकि ये हाफ जुडिशियल बॉडी के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन उस समय ये प्रॉपर मंत्रालय की तरीके से काम करते थे अधिकरण। और इनको नगद में भुगतान किया जाता था, और जनरली इनका जो पद होता था वंशानुगत देखने को मिलता है। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा था, ठीक है। तो उसमें उसका एक राज की दरबारी था, क्या नाम था उसका, हरिसेन। तो हरिसेन क्या था, उसका बेटा भी इनके दरबार में मंत्री बनता है फिर उसके बाद में। तो इस तरीके से जो कुमारामात्य होते थे वो, उनका पद कैसा था, वंशानुगत था। और एक ही अधिकारी एक से अधिक पद मतलब विभाग रखता था, जैसे कि आज के समय पे भी हम देखते हैं। तो ये हरिसेन के पास एक से ज्यादा विभाग थे। जैसे एक तो वो राजकीय कवि था, साथ में वो संधि विग्रह भी था, संधि विग्रह, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इस तरीके से और भी एक दो उसके पास पोस्ट थी। तो बस आपको दो बातें याद रखनी, वंशानुगत थे, और दूसरी, एक अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग हो सकते थे।
इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। तो आपकी एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये भागवत धर्म को फॉलो करते थे। ये वैष्णवाइट्स थे। और इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वाकाटका, वो शिव के भक्त थे, सेवाइट्स थे, और उनका राजकीय चिन्ह वराह था। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अब इनके एम्पायर के डिवीजन के बारे में देखते हैं। ये मैंने एक इमेज बनाई थी काफी समय पहले, तो इसमें मैंने सारे स्टेट मतलब जितने भी साम्राज्य इंपॉर्टेंट उनके सबको कंपेयर करके लिखा था, लेकिन अभी हम गुप्ता एज पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो इनका जो मतलब पूरा का पूरा प्रांत था वो किसमें बटा होता था? भुक्ति के अंदर। उसको प्रांत भी कहते थे। और उसका जो हेड होता था वो कौन था? उपरिक होता था, उपरिक। और फिर उसके बाद में ये भुक्ति होते थे वो विषय में बटे होते थे, जिनको प्रदेश या जिला भी कहते थे, और इसका जो हेड होता था वो विषयपति। और फिर उसके बाद में उप जिला में बटे होते थे, वीथी कहते थे। और उसके बाद में गांव और ग्राम अंतिम यूनिट होती थी। तो किस तरीके से? भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। याद रखिएगा, क्योंकि एक बार इन्होंने ये मुगलों वाला पूछा जा चुका है। आई थिंक शायद 2021 का पीटी था, उसमें इन्होंने पूछा है, या शायद 2022 का था, मेरे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें उन्होंने ये क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो इस तरीके से गुप्ता एज के बारे में भी पूछ सकते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में तो ये पूछा ही गया है आज तक। इस तरीके का प्रश्न हमें पीवाईक्यू में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो पहले तो नगर श्रेष्ठिन को याद रखना है आपको। नगर श्रेष्ठिन कौन होते थे? तो नगर श्रेष्ठिन गांव व्यापारी होते थे, प्रमुख व्यापारी। नगर श्रेष्ठी शब्द का मतलब होता है व्यापारी। ओके, ये सार्थवाह कौन होते थे? सार्थवाह मतलब कारवा व्यापारी। कारवा क्या होता है? तो जब लोग एक जगह से, जैसे कि होता है ना आज के समय पे देखते हैं कि कहीं से आपने सस्ता सामान खरीदा, और जहां महंगा बिकता है वहां जाकर के आपने बेचा, और इसके बीच में आपको जो बेनिफिट हुआ वो आपका मुनाफा हो गया। तो उस तरीके से ये कारवा लेकर के चलते थे। तो कारवा में मतलब ग्रुप होता था ये लोगों का, व्यापारियों का। तो ये एक जगह से माल भर के ला करके दूसरी जगह पे सेल करते थे, फिर वहां से कोई लो प्राइस का आइटम खरीद के और दूसरी जगह जाकर के हाई प्राइस में उसको बेचते थे, और इससे मुनाफा कमाते थे। तो उनका जो व्यापारी का जो हेड होता था उसको सार्थवाह कहते थे। कारवा, कारवा मतलब व्यापारियों का एक समूह, और उसका हेड होता था सार्थवाह। व्यापारी नगर के अंदर जो व्यापारी स्टैटिक होकर के अपना काम कर रहा है उसको नगर श्रेष्ठिन कह रहे हैं हम। ठीक है। कुलिक, तो कुलिक शिल्पकार को कहते थे। और कायस्थ, राजस्व संग्रह का प्रभारी, यानी कि जो लेखा जोखा रख रहा है उसको कायस्थ कहते हैं। लेखा जोखा रखने वाला, तो राजस्व संग्रह का लेखा जोखा रखने वाला कायस्थ कहलाता था। और कानून तो वर्ण क्रम पे आधारित था, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो अभी भी अपने उत्तर वैदिक काल के स्वरूप पर ही आधारित थी। यानी कि ब्राह्मण को कितना भी गंभीर अपराध हो दंड कम मिलेगा, और शूद्र कितना भी छोटा ही अपराध क्यों ना किया हो उसको दंड ज्यादा मिलेगा। और जो दंड देता था उसको महादंड नायक कहते थे, ये मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, होता था जनरली, लेकिन अंतिम फैसले की बारी आती थी तो अंतिम फैसला मतलब किन्हीं मामलों में ऐसा होता था ना कि राजा इंटरवीन कर सकता है, तो उन मामलों में राजा का तो सुपर पावर रहता ही था, वो चाहे तो किसी भी डिसीजन को पलट सकता था। वैसे महादंड नायक चीजों को डील करता था। व्यापारी और शिल्पकारों की गिल्ड, तो उनको जो उनका समूह होता था उसको गिल्ड भी कहते थे। जैसे कि आज के समय पे आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि सुनार लोगों का, ठीक है, तो उन लोगों का अपना ग्रुप होता है। मान लो कि जो ऑटो पार्ट्स बेचते हैं मोबाइल के, या ऑटो पार्ट्स बेचते हैं जो गाड़ियों के, इन लोगों का अपना एक ग्रुप होता है। तो उसी तरीके से जो व्यापारियों का समूह होता था उसको गिल्ड कहते थे। गिल्ड या श्रेष्ठी भी कहते थे, श्रेणी भी कह देते थे, या श्रेष्ठीन भी कहते थे। श्रेष्ठी, ये कुछ की टर्म्स चलते थे इस जमाने में ऐसे व्यापारियों के समूह के लिए। तो व्यापारियों के समूह के अपने नियम कानून होते थे और उनके ही द्वारा वो शासित होते थे। एक ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है। और ये चीज हमें आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यापारी समूह का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो वो उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि किसी मूवी वगैरह में, तो अगर किसी बस ड्राइवर के साथ कुछ गलत हो जाता है तो पूरा बस चक्का जाम कर देते हैं वो लोग। तो ये क्या है? तो वो एक तरीके का गिल्ड ही है। गिल्ड। फायान, जो कि एक चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। तो उसने कहा है कि यहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रिपीटेटिव ऑफेंस करता है तो उसका राइट हैंड काट दिया जाता था। हालांकि पनिशमेंट हार्श थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अगर दिया भी जाता होगा तो वो रेयर था, क्योंकि
पाया लंबे समय तक तो रहा नहीं होगा। हाँ, उसने जितना देखा उतना ही समझ पाया होगा। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत प्रधान सेनापति, तो सेना का जो सेनापति होता था महाबलाधिकृत, फिर इससे नीचे होते होंगे बलाधिकृत। इस तरीके से पोस्ट होती है उस समय पे। तो बलाधिकृत, बल अधिकृत, ठीक है। ये भटा अश्वपति, इसमें नाम याद रखना, अश्वपति आपको पीछे से कीवर्ड डिकोड करने को मिल रहा है। भटा अश्वपति, पैदल और अश्व सेना के प्रमुख को भटा अश्वपति कहते थे। ये दो कीवर्ड है, छत्रा अनियमित सेना, बटा नियमित सेना। मुझे नहीं पता ये पूछा जाएगा नहीं पूछा है, लेकिन आप जरूर याद रखिए क्योंकि इस तरीके के कीवर्ड आते रहते हैं एग्जाम में। और एक सेकेंड, तो ये छत्रा, ये छत्रा और छत्रा अनियमित सेना और बटा नियमित सेना कहते थे। ओके, जिस तरीके से हमने संगम ईज में 5 इकोलॉजिकल जोन देखे थे ना, कुरिंजी, मुलई, मरुदम, नीथल, पलई, हाँ, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कुछ संगम एज की तरीके से तो नहीं, लेकिन जो लैंड थी उसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो क्षेत्र करके थी वो कल्टीएबल लैंड, तो ऐसे याद रखना क्षेत्र पे खेती की जा रही है। खिल तो वेस्ट लैंड को कहते थे, जो जमीन बंजर है या खराब है, जो यूज की नहीं है। अपराहत तो इसको जंगल या वेस्ट लैंड इसको भी कैटेगराइज किया जाता था। और वस्ती या वास्ती, तो ऐसी जगह जहां पे लोग रहते थे, तो उसको हैबिटेबल लैंड कहते थे। जो गप्त सरहा तो पेस्टोरल लैंड, यानी कि चारागाह भूमि। ओके, और यहाँ पे एक गुप्त काल में एक चीज और चलती थी जिसको हम जबरन या फोर्स्ड लेबर कहते हैं, तो उसका नाम था विष्टि। तो ये बाकी के और भी हमें साम्राज्यों के अंदर देखने को मिलती है। चोल काल में इसको वेट्टी कहेंगे, हाँ, आगे पढ़ेंगे हम, देखेंगे तब। और अहोम साम्राज्य में इसको पाइक्स कहते हैं। तो विष्टि होता क्या था, तो जनरली जैसे कि मान लो कि ये कोई ए नगर है और ये बी नगर है, तो ए नगर से बी नगर जाने के लिए गुप्तों की कोई सेना निकली। तो जब ये सेना बी नगर जाएगी तो बी नगर पहुंचने पे इनको अब जाना आगे है और जाना आगे है, लेकिन इस समय इनको रुकने के लिए जगह चाहिए। तो जब ये यहाँ पे डेरा डालेंगे तो उस समय इनको जो खाने पीने की जरूरतें होंगी वो इस गांव के लोगों से वसूली जाएंगी। इसी को ही विष्टि कहते थे, एक तरीके का कर समझ लीजिए, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली है बाद में। और जबरन वही चीज है जो आपसे बिना किसी मेहनताने के कराई जाए, तो विष्टि कहते थे उसको। और संधि विग्रह मैंने आपको बताया, तो ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस होता था, जो युद्ध के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। संधि विग्रह, तो संधि मतलब जोड़ने वाला और विग्रह मतलब युद्ध से, तो संधि विग्रह। अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो जनरली इनका कर 25% से लेकर के 16% के बीच में होता था, 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में। और यहाँ पे उद्रंग किसे कहते थे, उद्रंग एक जलकर या पुलिस कर, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इस वजह से इसको या तो जलकर या पुलिस कर के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। आपको ये नहीं याद रखना है कि ये जल करता है पुलिस करता, आपको इतना याद रखना है कि ये एक कर का टाइप था उद्रंग। एक वाता भूता कर भी देखने को मिलता है। ये वाता भूता कर क्या है, तो वाता मतलब वायु और भूता मतलब भूत। तो एक अनुष्ठानिक कर होता था जो कि समाज में वायु और भूतों से रक्षा करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। उसके लिए जो पैसा लगता था उसको वाता भूता कर के रूप में कैटेगराइज किया गया। तो एक अनुष्ठानिक कर। हलीरा कर क्या था, तो हलीरा से हल से हलीरा, तो हल कर होता था। और विष्टि तो हमने देख ही लिया, जबरन श्रम, ये मैं यहाँ पे भी लगाइए वेज, तो देखिए आप। और व्यापार में, अच्छा, अर्थव्यवस्था के बारे में 1-2 पॉइंट उनके निगेटिव भी देखने को मिलते हैं कि व्यापार में हानि होना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कुमार गुप्त के काल के अंतिम समय में ही हमने देखा था कि हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। और हुण कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। इनके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सेंट्रल एशिया से ही माना जाता है। तो अब सेंट्रल एशिया से क्या गुजरता है, सिल्क रूट गुजरता है, जो कि आमदनी का एक अच्छा खासा स्रोत होता है। तो हुणों ने इस रूट को कंट्रोल कर लिया। तो इस वजह से जो व्यापार की हानि, मतलब जो उन्हें पैसा मिलता था गुप्तों को, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। और इनके जो बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भी जारी किए थे इन्होंने, जिसको दीनार कहते थे। लेकिन इन्होंने ज्यादा संख्या में निकाली तो सही बात है, लेकिन इनकी गुणवत्ता कम थी, क्योंकि इसके अंदर अन्य धातुएं मिश्रित की जाती थी ज्यादातर। जबकि कुशाणों के जो सिक्के थे वो संख्या में कम थे, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो एकदम हाई क्वालिटी की थी। तो एक ये थोड़ा सा
क्रिस्प करके पूछा जाता है कि बताइए कि किसने ज्यादा सिक्के जारी किए, किसकी गुणवत्ता, सोने के सिक्कों की गुणवत्ता कैसी थी, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगला है ये चांदी, इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे जिसको हम रुपयाक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रुपयाक। तो याद रखिएगा, इसको दीनार कह रहे हैं। और यहाँ पे तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, इनको उसको हम करसापण कहते हैं, तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्कों को करसापण, करसापण। और ये पण शब्द, तो पण या फणम जैसे कुछ शब्द होते हैं, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं? मुद्रा से रिलेटेड होते हैं। तो कीवर्ड करके याद रखिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है सीधे सीधे ना पूछा जाए, कुछ और ट्विस्ट करके दे दे। तो इस वजह से तो आप एनालॉजी लगा करके सही उत्तर तक पहुंच जाए, यही मकसद है बस, और कुछ नहीं। तो अब आगे देखते हैं जी। तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन मेंशंस द टर्म किल्पता, बलि, उद्रंग, उपरिक एंड आयरन हिरण्य वेष्टि मीन फोर्स्ड लेबर। तो जो मैंने आपको बताया, वेष्टि के अलावा भी एक दो और नाम देखने को मिलते हैं, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। तो कलिप्ता, बलि, बलि तो हमने पहले भी देखा था जब वैदिक काल में पढ़ रहे थे हम। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर होता था, लेकिन बाद में वो अनिवार्य कर बन जाता है। उद्रंग भी देखा था, जल कर या पुलिस कर के रूप में। और उपरिकर, और ये एक हिरण्य वेष्टि, तो इन सब का मतलब ही फोर्स्ड लेबर होता था। मतलब टैक्स लिया जाता था, इसके बदले में इन्हें कुछ नहीं मिलता था, तो उसको इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है। एंड एक ये पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, तो याद रखिए कि ये संबंध किससे, इसका पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन से बुद्धगुप्त करके एक शासक देखने को मिलता है हमें उसका यह है पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो इसमें पता लगता है कि सोल प्रोप्राइटरी किसके पास होती है? भूमि की राजा के पास होती है। राजा मन चाहे तब भूमि को ले सकता है, इसलिए क्योंकि हमने देखा था ना कि सातवाहनों के काल में क्या होता था कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की थी। तो ये प्रथा हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सोल प्रोप्राइटरी किसकी है? राजा की होती थी। जैसे आज के समय पे वन्य जीव किसकी संपत्ति होते हैं? तो वन्य जीव राज्य की संपत्ति है। तो उसी तरीके से ओके, ये पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन याद रखना, बुद्धगुप्त से जुड़ा हुआ है। बुद्धगुप्त। ओके, अब इनकी सोसाइटी के बारे में देखते हैं। सोसाइटी में हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 4 स्टार कैटेगरी में रखा है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीधे ना पूछा जाए, अगर 3-4 स्टेटमेंट टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो स्टेटमेंट फ्रेम करके देगा कि ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था। जैसा कि हमने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि बताइए कि दास प्रथा के बारे में मतलब किस तरीके की मान्यताएं थी। तो उस तरीके से यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो दास प्रथा के बाद समाज काफी व्यापक परिवर्तन का काल देखने को मिलता है। हालांकि जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था वो जारी रहता है, और उसमें वृद्धि ही होती है, क्योंकि गुप्तों ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी धर्म को ही बढ़ावा दिया था। और हूणों को हमने देखा था, तो हूणों ने बौद्ध धर्म को काफी क्षति पहुंचाई थी। ब्राह्मणों को करमुक्त जमीन दी जाती थी, और इससे एक नए जमींदार वर्ग की उत्पत्ति होती है। इसको हम ब्राह्मण जमींदार वर्ग कह रहे हैं। और गुप्तों को ऐसे चूंकि वैश्य माना जाता था, इसलिए ब्राह्मणों को दान देने से होता क्या था कि ब्राह्मण उनकी वैधता को पुष्ट करते थे। इस वजह से भी वो ब्राह्मणों का समर्थन पाने के लिए उन्हें दान में भूमि देते थे। और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर विदेशी लोग भी जुड़ते हैं। अब हमने हूणों के बारे में पढ़ा था, शक, कुषाण, इन सब के बारे में पढ़ा। इन्होंने भारतीय समाज पे शासन किया, लेकिन ये चले कहाँ गए? बाद में पता लगता है हमें कि हाँ, इनका शासन कमजोर होता है, उसके बाद में ये गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ हो जाते हैं? गायब कहीं नहीं होते हैं, ये भारतीय समाज में ही शामिल हो जाते हैं। अब चूंकि कोई व्यक्ति, अगर आप खुद अपने को देखिए, अगर आप किसी भी सोसाइटी में जाना चाहें तो किस ग्रुप का पार्ट होना चाहेंगे? गरीब या अमीर? तो सीधी सी बात है, हर कोई चाहेगा कि मेरे को कुछ ना कुछ लीवरेज मिलती रहे। तो अमीर वर्ग का पार्ट होंगे। तो यहाँ पे अमीर गरीब होना इन द सेंस किसके? वर्ण व्यवस्था के सेंस में देखते हैं हम यहाँ पे। तो ब्राह्मण तो नहीं आने देंगे, क्योंकि ब्राह्मण के लिए तो मैं ज्ञान भी होना जरूरी है। अब उनके पास ज्ञान तो नहीं था, क्या था? केवल भुजाओं में बल था। तो उन्होंने अपने भुजाओं में बल के आधार पे क्या करते हैं ये लोग? तो ये ब्राह्मणों को दान दे करके अपने को क्षत्रिय वंश के रूप में स्थापित करते हैं। और उसके बाद में एक थ्योरी ऑफ नोशन चलाया जाता है। क्या? जब हम देखते हैं कि 11वीं-12वीं सेंचुरी में इन्हीं के वंशज निकल के आते हैं। किस तरीके से? ये परमार डायनेस्टी,
ये चौहान डायनेस्टी वगैरह वगैरह, इनके बारे में हमें इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि ये अग्निवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस तरीके से कि अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इस तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने को समाज में स्थापित करने का इनके पास एक तरीका था। इन्होंने ऐसी अवधारणा लोगों के बीच में फैलाई, और जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि फेक न्यूज के आधार पर ही कुछ लोग अपने आप को पॉपुलैरिटी गेन कराना चाहते हैं। तो ये उस समय भी होता था, और ब्राह्मणों का समर्थन पा करके आप इसको इजीली कर सकते थे। तो यही ये हूण कुषाण थे, ये बाद में राजपूत वंश के रूप में शामिल हो जाते हैं। ओके, तो हमने देखा ब्राह्मणों का प्रवृत्ति जारी रहता है, विदेशी जो लोग थे वो भी आगे के भारतीय समाज का पार्ट बन जाते हैं। अब इसके बाद में होता क्या है, आदिवासी समुदाय भी भारतीय समाज से जुड़ना शुरू होता है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इनको शूद्र कैटेगरी में रखा गया। इनको शूद्र कैटेगरी में रखा गया। अब इसके बाद में अगला, शूद्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे सुधार देखने को मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे या समाज में इज्जत मिल जाती है, सिर्फ ये धार्मिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम इसको फिर से भी, कि इन्हें पहले धर्म ग्रंथों को सुनने की अनुमति नहीं होती थी। पुराण, रामायण, महाभारत, ये कुछ सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब इनको अलाउ कर दिया गया। घरेलू अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, और उस समय जो भगवान कृष्ण काफी पॉपुलर हो रहे थे, तो उनकी पूजा करने की भी अनुमति मिलती है इनको। और एक इंपॉर्टेंट और अंतर देखने को मिलता है कि शूद्र और अछूत दो क्लास हुआ करती थी उस समय, यानी कि अछूत शूद्रों से भी लोअर कैटेगरी के होते थे। इन दोनों के बीच की कैटेगरी को लगभग एक मान लिया जाता है। इनके बीच का अंतर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन स्थिति फिर भी दयनीय थी, क्योंकि अस्पृश्यता और काफी गहरा जाती है। कैसे गहराती है हम देखते हैं, इसमें फायन अपने टेक्स्ट में बताता है हमें कि चांडाल करके एक अछूत समुदाय हुआ करता था। चांडाल वो होते हैं जो आज के समय पे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो शमशान घाट में क्रियाक्रम का कार्यक्रम करते हैं ना, उनको चांडाल कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो वो उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, और अगर कहीं से आप मुख्य गांव से होकर गुजर रहे हैं तो आपको करताल बजा के चलना पड़ता है, जिससे कि बाकी के लोग आपको सुन सकें और रास्ते से हट जाएं। और माना जाता था कि इनको अगर कोई व्यक्ति देख भी लेता है तो वो अस्पृश्य हो जाएगा। तो इस वजह से इनको केवल दोपहर में चलने की अनुमति थी, सुबह शाम नहीं चल सकते, क्योंकि सुबह शाम तो बाकी के लोग निकलते हैं। और एक नोशन ये भी चलता था कि इनकी परछाई से भी अस्पृश्य हो जाते थे लोग, तो इसलिए दोपहर में निकलिए आप, जिससे कि आपकी परछाई बने ही नहीं। तो परछाई से भी अस्पृश्यता। तो स्थिति दयनीय थी। सुधार बस इस सेंस में आया था कि हाँ, कुछ धर्म ग्रंथों को सुनने की अनुमति मिल गई थी। ओके, अब थोड़ा महिलाओं के बारे में देखते हैं। तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे आकर के और खराब हो जाती है। पहले तो पुरुषों पर निर्भरता थी, तब भी थी, अब भी है। आजीविका अर्जित करने के लिए महिलाएं स्वतंत्र थी, लेकिन केवल वैश्य और शूद्र जाति की महिलाएं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की महिलाएं अभी भी पुरुषों के पौरुषत्व पर निर्भर होती थी। और संपत्ति में तो कोई अधिकार मिलता ही नहीं था, आज तक देने को तैयार नहीं है, उस समय तो भूल ही जाइए। लेकिन स्त्री धन जो कि विवाह के समय स्त्री को मिलता था, उस पर उसका पूरा अधिकार होता था। और महिलाओं की स्थिति तो हर समाज में लगभग खराब ही रही है ज्यादातर। हाँ, अब थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिलता है। ओके, तो ये पर्दा प्रथा में यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलती है। अरे पर्दा प्रथा के बारे में कमाल की चीज यही है कि पर्दा प्रथा का आगमन भारत में मुस्लिम आक्रमण के साथ माना जाता है। तो इस तरीके से जोड़ के देखना। और मुस्लिम आक्रमण भारत में पहला 712 एडी में होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे लगातार कई सारे मुस्लिम आक्रमण होते हैं, जिसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह वगैरह लोग देखते हैं। तो पर्दा प्रथा तब एग्जिस्टेंस में आती है। अभी पर्दा प्रथा का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, सती का उल्लेख जरूर मिलता है। तो सती का पहला साक्ष्य हमें एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख MP, और इसकी डेटिंग है तकरीबन 510 AD के आसपास की। एरण अभिलेख, ये एरण अभिलेख जो है ये चालुक्य वंश के शासक से जुड़ता है जाकर के एरण अभिलेख। और हर चरित्र में भी उल्लेख मिलता है कि प्रभाकर वर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु यानी कि हर्ष के पिताजी की मृत्यु के बाद में उनकी माताजी सती हो गई। तो यानी कि सती का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल के दौरान हमें सती प्रथा देखने को मिलती है, जो कि पहले इस तरीके का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है देखने को। और दास प्रथा तो हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलती थी, तो यहाँ भी देखने को मिलती है। दास प्रथा में नारद स्मृति करके जो स्मृति साहित्य थे वो कंप्लीशन की स्टेज में आते हैं इस काल के दौरान। तो ये नारद स्मृति में पता लगता है कि 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है।
अर्थशास्त्र में भी हमें दासों के बारे में पता लगता है मौर्य साम्राज्य के दौरान। और विधवाओं की स्थिति तो दयनीय थी। कमाल की बात यह है कि सती प्रथा देखने को मिलता है लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। यानी कि विधवाएं हैं तो इससे पता लग रहा है कि समाज में सती प्रथा अनिवार्य नहीं थी। जो स्त्री अपनी स्वेच्छा से चाहती थी वही अपने आप को सती समाज वाले करवाते थे। लेकिन बाद में ये भी एक महिला को उत्पीड़ित करने का माध्यम बनी जाता है। देखते हैं हम आगे आगे। और हमें गणिकाओं के बारे में ही पता लगता है। गणिका यानी कि वेश्या उस समय की। वही समाज में सामाजिक सम्मान तो प्राप्त होना ही नहीं है। उम्मीद भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेंगे अगर ऐसा कुछ सोचते भी है तो। आज भी हमारी सोच इतनी मॉडर्न नहीं हो पाई है तो उस जमाने में तो फिर क्या ही। अब इनके धर्म के बारे में देख लेते जल्दी से। तो धर्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ब्राह्मणवादी विचारों का फॉलो किया था इन्होंने। तो ब्राह्मणवादी विचारों का बोलबाला था और मंदिरों का निर्माण कार्य देखने को मिलता है यहाँ पे। और इनके संस्कृत अभिलेखों की भाषा बन जाती है क्योंकि इनकी जो गुप्त साम्राज्य था इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही संस्कृत थी। जैसे सातवाहनों की क्या थी हमने जब पढ़ा था तो सातवाहनों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। और इनका सांप्रदायिक चिन्ह और सिक्के मोहरों पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सांप्रदायिक चिन्ह देखने को मिलते हैं जैसे कि गरुड़ मैंने आपको बताया था। गरुड़ देखने को मिलता है, त्रिशूल और भगवान गणेश की इमेज भी देखने को मिलती है, शिव जी की इमेज भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके के हमें सांप्रदायिक चिन्ह सिक्कों मोहरों पर देखने को मिलते हैं। और हिंदू धर्म अपने वर्तमान स्वरूप में आने लगता है। जैसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, हिंदू धर्म, तो ये हिंदू धर्म इससे पहले था अस्तित्व में लेकिन एक कॉन्क्रीट आइडिया नहीं था कि हिंदू धर्म हम किसे कहेंगे। वो वैदिक रिलीजन के रूप में जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे आकर के ये अपना वर्तमान स्वरूप धारण करता है कि आप अगर हिंदू है तो ये वाली वेशभूषा पहनेंगे, आप इन भगवानों की पूजा करेंगे, आप इस तरीके से रिचुअल्स करेंगे, आप ये मान्यताएं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, इस तरीके की चीजें यहाँ पे आकर के एक आइडिया एक कॉन्क्रीट रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये आइडिया तब और कॉन्क्रीट हो जाता है जब इसका विरोधी यानी कि मुस्लिम समुदाय भारत के अंदर आता है। और जनरली कोई भी चीज तभी कॉन्क्रीट रूप में होती है जब हम किसी से कंपटीशन की स्थिति में होते हैं। अब मुस्लिमों के आने से पहले भारत में कोई कंपटीशन था नहीं, और था भी तो वो बुद्धिज्म जैनिज्म के रूप में था। और जनरली बुद्धिज्म को भी हम देखते हैं कि उसको भी सबमर्ज करने की कोशिश की जाती है हिंदू धर्म के अंदर। देखते हैं कैसे। तो गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया था। तो अच्छा, भागवत धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की परिकल्पना की गई है। तो मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, कल्कि। अब और भागवत धर्म में ही कहा गया है कि जब भगवान जब धरती पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु मानव अवतार में आते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक गीता का दिया गया 4.7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं स्वयं अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। इसको इस श्लोक के साथ में आगे जोड़ करके पढ़ा जाता है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। कौन? भगवान कृष्ण। ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिलता है हमें, मैंने बताया ना आपको कि बुद्धिज्म को भी इन्होंने हिंदू धर्म में कैसे सबमर्ज किया। देखिए कमाल की चीज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि ये बुद्ध कोई बुद्ध नहीं है अलग से, ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। हालांकि 9वें अवतार हमें बलराम के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके का नोशन क्रिएट किया सोसाइटी के अंदर। जैसे कि हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण, इन सब में हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा गया है। लेकिन ये मैंने चीज बाद में स्टडी की जा करके तो पता लगता है कि थे बुद्ध करके थे, लेकिन ये बुद्ध नामों में कंफ्यूजन की वजह से इनको सिमिलर मान लिया जाता है, लेकिन ये दोनों ही अपने आप में अलग एंटिटीज हैं। अब जो सामान्य लोग होता है उसके पास इतने फुर्सत तो है नहीं कि जाकर के स्टडी के पता करे, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करे। उसको तो जैसा बता दिया जाता है वही मान लेता है, जो कि आज के समय पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या कैसी आलसी नहीं कहूंगा मैं, जो दे दिया जाए उसी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा छानबीन करते नहीं है। तो इस तरीके की चीज। और मूर्ति पूजा सामान्य हो गई थी इस समय पे। और इन सब की वजह से होता क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। और जैनिज्म तो अपने आप में वैसे भी हार्श था कि आप नॉर्मल लोग तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो अहिंसावादी पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा ही रिगरस थी। उसको नॉर्मल पीपल फॉलो कर पाए ये संभव नहीं था उस टाइम पे। और किसान वर्ग तो वैसे भी शामिल नहीं कर पाएगा। और जनरली उस टाइम पे होता क्या था कि किसान ही तो सबसे बड़ा वर्ग बनता था सोसाइटी के अंदर, कि क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कोई करे कुछ ना करे लेकिन खेती तो जरूर ही करता था।
ओके, तो मूर्ति पूजा सामान्य हो गई थी। हाँ, हमें यहाँ पे तंत्रवाद का प्रसार भी देखने को मिलता है। हाँ, जादू टोना वगैरह तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखने को मिलता है। और आज भी ऐसी लोगों की मान्यता रहती है कि अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है तो जनरली बाई डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हाँ वो बंगाल से ही होगा, बंगाल से। और ये तंत्रवाद की विशेषता ये रही थी कि इसमें जातिवाद और लिंग भेद में विश्वास नहीं मानते थे ये लोग। हाँ, ओके, और इस वजह से काफी सारे लोग, कुछ लोग तो ये तंत्रवाद की ओर जाने का फैसला भी करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने इनके सोसाइटी के बारे में देख लिया, धर्म के बारे में देख लिया, हाँ, महिलाओं की स्थिति को भी देखा हमने, दलितों की स्थिति को भी देखा, और अर्थव्यवस्था के बारे में भी देखा, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के भी बारे में भी देखा। हाँ, अब हम एंट्री करते हैं इनकी साहित्य के बारे में देखते हैं। इस काल में साहित्य का क्या हालचाल है। तो साहित्य की दृष्टि से तो इसको कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रॉस्परस एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लिटरेरी सोर्सेज। एंड मुख्यतः ये संस्कृत में लिखा गया है इसका साहित्य। हाँ, संस्कृत में, तो संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, तो इसलिए इन्हें संस्कृत में लिखे। रामायण, महाभारत ये अपना अंतिम स्वरूप इसी काल में प्राप्त करते हैं। और पुराणों का लेखन काल भी यही माना जाता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, और पुराणों का लेखन काल यही माना जाता है। और स्मृति साहित्य भी, हाँ, स्मृति साहित्य जैसे बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, इस तरीके की स्मृति ग्रंथ भी इसी काल के ही माने जाते हैं, गुप्त। अब एग्जैक्ट डेट पूछने की, याद रखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट कोई नहीं मिलती। बस आपको अमूमन याद रखना है कि हाँ 3rd सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड है, ऐसा कुछ। तो बस पेपर में आएगा, इतना ब्रॉड ही पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में यही विशेषता है कि आप, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइमलाइन अगर आप फिक्स हो पाते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो इनकी कुछ बुक्स में देखते हैं यहाँ पे कुछ राइटर्स और उनकी बुक्स के नाम। तो एक कामंदक है, कामंदक की पुस्तक है नीतिसार। ये नीतिसार उसी तरीके की पुस्तक है जिस तरीके से कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। जैसे अर्थशास्त्र हमें राजनीति के बारे में बताती है, कि राजनीति के बारे में, कि राजा को शासन किस तरीके से चलाना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से नीतिसार भी हमें ऐसे ही बताता है, कामंदक की। अच्छा, वात्सायन का कामसूत्र भी इसी काल के दौरान लिखा गया था। एक कालिदास, हमने देखा भी था कल कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न देखने को मिलते हैं। हाँ, तो नवरत्न में हमने कालिदास के बारे में पढ़ा था। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपनक, हाँ, घटक, पर, वरुरुचि, बेताल भट्ट, इनके बारे में भी देखा था। और तो इनकी अब बुक्स के नाम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, मेघ और कुमार संभवम है। तो ये वाली बुक्स हैं। इसमें एक दो फैक्ट आपको ये याद रखना है यहाँ पे, कि जो कुमार संभवम है इसके अंतर्गत हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हाँ, इससे पहले भी हम देख चुके हैं सती का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले ईरान अभिलेख के अंदर, हाँ, 510 AD। और यह विज्ञान शाकुंतलम है, इसका ये याद रखना कि इसका पहली अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किसने किया था? तो चार्ल्स विलिकम्स ने किया था। एक्चुअली में ये यूपीएससी के PYQ में पूछा गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा याद रखना। और दोबारा आने की संभावना ऐसी काफ़ी कम है, क्योंकि जिस टाइम पे ये पूछा गया था उस टाइम पे ऐसे ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, इस वजह से। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवादित हुआ ग्रंथ माना जाता है विज्ञान शाकुंतलम। और शूद्रक की मृच्छकटिकम एक गरीब ब्राह्मण और वैश्या के प्रेम संबंध के बताती है। और ये नवरत्नों में हमने कालिदास को देख लिया। धन्वंतरी तो ये महान आयुर्वेद चिकित्सक थे ही। वराहमिहिर की 3 बुक की थी, बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का बृहद जातक, और अमर सिंह की एक एनसाइक्लोपीडिया, तो अमर कोश दी की थी, जिसमें उन्होंने शब्दावली और अपने समय की बातचीत को बताया है। शंकु एक वास्तुकार थे, हाँ, छप्पनक एक ज्योतिषी थे, घटपरक मूर्तिकला वास्तुकला विशेषज्ञ थे। वरुरुचि की हमने देखा था, इनकी एक प्राकृत प्रकाश, ये बुक याद रखना है आपको, प्राकृत प्रकाश, और बेताल भट्ट की मंत्र शास्त्र, ये 2। शूद्रक का मृच्छकटिकम देख लिया हमने। अब विशाख दत्त, तो विशाख दत्त भी इस काल से ही है। विशाख दत्त की 2 पुस्तक देख लिया हमें, मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। तो ये दोनों की दोनों ही मौर्य काल से ही संबंधित है। मौर्य काल, मुद्रा राक्षस में तो यही बताते हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और भैरवी की किराता अर्जुनियम याद रखनी है आपको। किराता अर्जुनियम में अर्जुन की तपस्या के बारे में बताया गया है, कि भगवान शिव के साथ इनका युद्ध भी बताया गया है इसके बारे में। और दंडेन एक अनदर राइटर है, इनकी 2 बुक हैं, एक काव्य दर्शन, एक 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र काफी फेमस है, शायद आपने काव्य दर्शन का नाम नहीं सुना होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अमर सिंह के बारे में हमने देख लिया। अमर कोश ये एक तरीके का क्या है? एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया। ओके,
और भास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भास के बारे में यूपीएससी ने आई थिंक शायद 2 बार क्वेश्चन भी पूछा है। तो भास एक प्रमुख नाटककार है, पहली बात तो याद रखना, प्ले राइटर। और इनकी प्रसिद्ध नाटकों में कौन कौन से? मध्यम, व्यायोग, दूता, घटोत्कच, दूता वाक्य, बालचरित या बलचरित और चारुदत्त, ये कुछ इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और यूपीएससी ने ये आई थिंक शायद लास्ट ईयर 2024 के पीटी में पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है। तो कौन सी भास की रचना है, तो कौन सी है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है, और महाभाष्य पतंजलि की है। और ये मध्यमा व्यायोग, ये भी अभी हमने देखा ना, तो ये भास की रचना है। ये स्टैटिक बुक में दिया गया है, तो जब ये आया था तब लगता है कि ये कहाँ से आया। तो स्टैटिक बुक की मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको इस पॉइंट से हमें कई सारे पॉइंट्स आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकें दोबारा से। तो ये मध्यमा व्यायोग। बाकी मैंने यहाँ पे भास के बाकी नाटकों की भी सूची प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो ये प्रतिज्ञा मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये याद रखना है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। स्वप्न वासव दत्ता तो पता ही रहता है। पंचरात्र, ये इंपॉर्टेंट है, पंचरात्र। मध्यमा व्यायोग तो देख लिया, ये पूछ चुके हैं। ये दूत घटोत्कच याद रखना, दूत घटोत्कच। और ये उरुभंग याद रखना, एक उदरंग करके हमने एक टेक्स्ट भी देखा था, तो उरुभंग याद रखना। और ये क्या कहते हैं, ये कर्णभारम याद रखना, कर्णभार या कर्णभारम, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नाटक हैं, तो आप रह पाए रिकॉल तो अच्छी बात है। बाकी हमें भी आज मैंने क्या किया है, जितना भी आज हमने पढ़ेंगे उसमें स्पेशली बुक्स को याद करने के लिए मैंने लास्ट में इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उनकी मदद से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे क्विकली। ओके, इसके आगे ये भट्टी, तो भट्टी का क्या नाम याद रखना है, रावण वध, रावण वध। और इसमें अभी हमने देखा था कि बेताल भट्ट ने क्या लिखा था, मंत्रशास्त्र, और वरुण रुचि का प्राकृत प्रकाश। ओके, विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियां आपने सुना होगा काफी। और मंथा, ये ह्याग्रवदा, ये एक बुक है। लग तो अजीब सा रहा है, लेकिन याद रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है। मंथा या ह्याग्रवदा। ओके, और अगला है श्री हर्ष की बुक है नैषाद चरितम। तो नैषाद चरितम में राजा नल और दमयंती की कहानी के बारे में दिया गया है। और माघ की शिशुपाल वध याद रखनी है। ओके, अब इसमें एक चीज और मिली थी मेरे को, ये मैंने एनसीईआरटी से निकाला है कि इन संस्कृत भाई अमर सिंह, ठीक है, ये तो पता ही है, संस्कृत में वो अमर कोश लिखा गया है। ओके, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, क्या नाम है उनका, बंगाल से हैं, चंद्रगोमिया, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, तो ये चंद्र व्याकरणम। अब ऐसे नहीं पूछेगा ये कि ये कहाँ से है, व्याकरणम, तो ये व्याकरणम, 1 सेकेंड, ये पूछेगा किस तरीके से, ये इस तरीके से पूछा जाएगा, देगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बताइए। तो उसमें ये नाम लिखा होगा चंद्र व्याकरणम। अब ये ऐसी बुक है जो आपने सुनी तक नहीं होगी, और जनरली टेक्स्ट में या ट्रेडिशनल टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है इसको, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की। तो याद रखिएगा चंद्रगोमिया, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से विद्वान बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड है, तो चंद्रगोमिया का नाम आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चंद्रगोमिया बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और उन्होंने चंद्र व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी है। ओके, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में शुरुआत में तो हमने देखा था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन जब बाद में जब संस्कृत भाषा का प्रभुत्व बढ़ता है, तो बाद में इन लोगों ने संस्कृत को भी अपनाया। तो संस्कृत में ही हम देखने को मिलते हैं कि आर्यदेव, आर्य असंग और वसुबंधु, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने देखा था कि वसुबंधु समुद्रगुप्त के दरबार में था, समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु, असंग वसुबंधु, जिन्होंने योगाचार विज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था, योगाचार विज्ञानवाद। तो ये आर्यदेव, यूपीएससी ने आई थिंक दिस ईयर और इन 2023, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आर्यदेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। सीधा आर्यदेव से नहीं है, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपको आर्यदेव वाला स्टेटमेंट नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। उसने लिख दिया कि आर्यदेव क्या थे, एक जैनिज्म के फॉलो, मतलब जैन भिक्षु थे या जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जबकि आर्यदेव है किससे, बुद्धिज्म से। अगर आपने बुद्धिज्म वाली मेरी वाली क्लास देखी तो मैंने उससे वहां पे भी आपको बताया था कि ये नागार्जुन के शिष्य थे, नागार्जुन के शिष्य थे बिल्कुल आर्यदेव। तो आर्य असंग और ये सारे के सारे यहीं से एसोसिएट है, ठीक है।
ओके, तो अच्छा एक चीज और याद रखना आपको यहाँ पे कि बुद्धिज्म में पहला एक ऐसा टेक्स्ट जो लॉजिक पे लिखा गया है, ऑन लॉजिक, हाँ, यानी कि जो तार्किकता की बात करता है, तो वो किसने लिखा था? वसुबंधु ने लिखा था। वसुबंधु, तो वही योगाचार विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, तो इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं इसको कि विज्ञानवाद मतलब लॉजिक की बात हो रही है इस तरीके से। और वसुबंधु के ही डिसाइपल थे दिन्नगा। दिन्नगा के बारे में भी हमने देखा था। तो दिन्नगा भी कैसे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है। तो अगर मैं आपको यहाँ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की एक लिस्ट दूँ तो उसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर में आप नागसेन को शामिल कर सकते हैं, नागार्जुन को शामिल कर सकते हैं, और एक ये दिन्नगा को भी देख सकते हैं हम, दिन्नगा, और हम ये इनको देख सकते हैं आर्यदेव को। असंग वसुबंधु तो है ही है, असंग वसुबंधु, और वसुमित्र तो है ही है जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की चेयरमैनशिप की थी, वसुमित्र। तो अब थोड़ा सा याद रखिए कि ये दिन्नगा और आर्यदेव ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, और इन्होंने ओके ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। और ये जैन लिटरेचर, तो जैन लिटरेचर भी शुरुआत में प्राकृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसमें भी बाद में संस्कृत का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता ही है इसमें। और इसमें आपको बस ये याद रखना है कि विमल करके एक राइटर थे, विमल सूरी भी कहते हैं उनको, तो उन्होंने रामायण का जैन टेक्स्ट, जैन वर्जन लिखा था, जैन वर्जन। और हमें एक सिद्ध सेन दिवाकर, हाँ, फाउंडेशन लॉजिक अमॉन्ग्स जैन। तो जिस तरीके से बुद्धिज्म के अंदर हम लॉजिक की शुरुआत किसने की थी, पहला टेक्स्ट लिखा था वो किसने था? वसुबंधु ने। इसी तरीके से जैनिज्म के अंदर भी किसने लिखा? दिवाकर, सिद्ध सेन दिवाकर। अब ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बस इसको याद रखना, सीधा ना पूछे बेशक ये लॉजिक वाला किससे एसोसिएटेड है, लेकिन ये सिद्ध सेन दिवाकर वॉज एसोसिएटेड फ्रॉम दिस रिलीजन, तो इस तरीके से दे सकता है। हाँ, तो सिद्ध सेन दिवाकर का आपको नाम याद रखना है। ये किससे? जैनिज्म से रिलेटेड है, सिद्ध सेन दिवाकर। और इसके अंदर विमल सूरी तो चलो पता लग ही जाता है क्योंकि ये सबको ही पता है, आप भी पता लगा, लेकिन सिद्ध सेन दिवाकर पहचानना थोड़ा काफ़ी मुश्किल रहेगा। ओके, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया इनकी में। अब इनकी कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं जनरली से। तो कला और वास्तुकला, तो कला मुख्यतः धर्म से प्रेरित थी, और हर शासक की कला जनरली धर्म से ही प्रेरित रहती है। और इसमें अगर मैं आपको एक इमेज दिखा पाऊँ यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने कल वाली क्लास में भी देखा था कि गुप्ता काल में सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का विकास देखने को मिलता है, जो कि मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें क्रीम कलर के सैंडस्टोन और मोर डेकोरेटिव इमेजेस देखने को मिलती है, उनका यूज करके बनाया जाता था। ब्रॉन्ज इमेजेस भी देखने को मिलती है, जो मोबाइल स्कल्पचर होते थे। मोबाइल स्कल्पचर मतलब आप इन स्कल्पचर्स को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, स्मॉल साइज के होते थे। इसमें हमने आयरन पिलर के बारे में भी देखा था, मैरोली का लौह स्तंभ, हाँ, और इसके ऊपर भी गरुड़ बना था, लेकिन ये गरुड़ बाद में गायब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसमें हम सुल्तानगंज की बुद्धा की मूर्ति भी देखी थी। जनरली ये 7.5 फीट की या 2 मीटर के आसपास की मूर्ति है, और ये हमें कहाँ मिलती है? सुल्तानगंज के बुद्ध के नाम से ही फेमस है। आप ये इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पे, इतनी फाइन आर्ट, एकदम क्लासिक आर्ट का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आज के समय पे किसी ने मशीनों की मदद से बनाई है, नहीं, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी, 1500 से 2000 साल पुरानी कलाकृति का नमूना है ये। और इसमें हमें एक कॉपर स्कल्पचर ऑफ बुद्धा का भी देखने को मिलता है, ये वाला नालंदा का, ये 18 फीट लंबा है। और टेराकोटा की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, विष्णु, दुर्गा, कार्तिकेय। हाँ, और इसमें हमें टेराकोटा की अगर मूर्ति की बात करूँ मैं, तो वाघ की केव्स के अंदर भी, और उदयगिरी केव्स, हाँ, इनमें भी हमें काफ़ी सारे देखने को मिलती हैं, और पोर्ट्री भी देखने को मिलता है। तो अहिछत्र करके एक लोकेशन है मथुरा के आसपास, मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे भी हमें कई सारी पोर्ट्रीज देखने को मिलती हैं इनकी। तो इनकी आर्ट एंड कल्चर में कला की दृष्टि, स्कल्पचर की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने आपको ये बताया। सुल्तानगंज के ये बुद्धा, थोड़ा याद रखना कि किस काल के हैं। हाँ, गुप्ता काल के हैं, ठीक है। 2 मीटर ऊंची, और बुद्ध की कांस्य प्रतिमा किसकी बनी है? ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ब्रॉन्ज। और ये सुल्तानगंज बिहार, ओके। अजंता गुफा में भी इनकी चित्रकारी देखने को मिलती है, और बाघ गुफा चित्र में भी इनकी देखने को मिलती है। जनरली वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, और अजंता की गुफाएं तो हैं ही बुद्धिज्म से एसोसिएटेड, सोरली एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। और कमाल की चीज, एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, मंदिर वास्तुकला का आरंभ। इससे पहले गुप्ता एज से पहले हमें जनरली क्या, गुफा आर्किटेक्चर,
ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आकर के होता क्या है कि गुफा आर्किटेक्चर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, और जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका प्रभाव हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और अगर मंदिर वास्तुकला की बात करूँ तो हमें ये दक्षिण में चोल साम्राज्य के काल में भव्यता के साथ देखने को मिलता है। और उसकी भी अब एक स्टेप और आप आगे जाएंगे तो उसमें हमें विजयनगर साम्राज्य में और ज़्यादा देखने को मिलता है आगे चल करके। और फिर यहाँ से धीरे धीरे गुफा आर्किटेक्चर का डिक्लाइन होने लगता है। मंदिर वास्तुकला का आरंभ, और मंदिर जनरली नागर शैली में बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे एक दो मंदिर के एग्जांपल में बताऊँ। ये तिगवा मध्य प्रदेश के अंदर विष्णु मंदिर, मैंने मंदिर लिख दिया, मंदिर है मंदिर। और ये नचना कुठार का मंदिर, ये यहाँ पे पार्वती मंदिर है, ये भी एमपी के अंदर ही है। ये गुप्ता या वाकाटकों दोनों से ही जोड़ करके देखे जाते हैं इसको। कल मैंने आपको वाकाटका में बताए थे। ओके, और ये गुप्ता एरा के टेम्पल्स, तो इसमें हम टेम्पल्स में मैं आपको दो बताऊंगा यहाँ पे। पहले तो एक याद रखिए, भीतर गांव का टेम्पल, ये कहाँ पे आता है? कानपुर के अंतर्गत आता है। तो ये उस तरीके का, तो ईंटों से मिलकर के बनाया गया था, पकी हुई ईंटों का यूज करके। तो ये 6th सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, गुप्ता एम्पायर के दौरान। और ओल्डेस्ट रिमेनिंग टेराकोटा श्राइन है। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट काफी काम की नहीं है, तो बस भितरगांव टेम्पल है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, कानपुर नगर हीरा। और ये दशावतार टेम्पल, ये देवगढ़ ललितपुर के अंतर्गत आता है। जनरली देवगढ़ झांसी करके बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता की, तो ये ललितपुर के अंतर्गत आता है। तो ये विष्णु जी का टेम्पल है ये भी। तो ये भागवत धर्म को फॉलो करते थे जनरली, ज़्यादातर इनके जो भी टेम्पल है वो जनरली किससे रिलेटेड है? विष्णु जी से ही रिलेटेड है। अच्छा, हमने कल एक चीज़ और देखी थी कि हमने देखा था कि कुमारगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है, सॉरी स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ जो कि गाजीपुर में देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता लगता है कि उसने हूणों के आक्रमण को रोका था। ये भीतरी स्तंभ याद रखना यहाँ पे है। और एक भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन और देखा था, वो कुमारगुप्त का था, वो हमने देखा था एटा जिले के अंतर्गत देखा था, एटा में, ये कहीं पे एटा। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? कुमारगुप्त ने बनवाई थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। ओके, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूँ। भीतरी स्तंभ कहाँ पे? गाजीपुर जिले के अंदर है, यूपी के अंदर है। और भिलसाड़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट का है। ये कहाँ से जुड़ता है? तो ये एटा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। भीतरगांव टेम्पल कहाँ पे? कानपुर नगर। दशावतार टेम्पल कहाँ पे? देवगढ़ ललितपुर। तिगवा एमपी, तिगवा मंदिर कहाँ पे है? विष्णु मंदिर कहाँ पे है तिगवा का? तो एमपी के अंतर्गत आता है। और पार्वती मंदिर नचना कुठार का एमपी के अंतर्गत आता है। बस ये आपको स्टेट जरूर याद रखना है, क्योंकि हम स्टेट पूछा जा सकता है कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो इस तरीके से। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इनकी थोड़ा गुफा वास्तुकला के बारे में भी देख लेते हैं। तो गुफा वास्तुकला में यहाँ पे हमें 4 गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो एक तो उदयगिरी की गुफाएं, भांडागिरी और बाग केव, तो ये तीनों की तीनों एमपी के अंतर्गत हैं। और अजंता गुफाएं तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं, और इनको वाकाटका डायनेस्टी ने बनवाया था जनरली। हालांकि कुछ रूल कहीं ना कहीं गुप्तों का भी रहा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली तो नहीं देखने को मिलता है। और एक बात और याद रखना कि ये उदयगिरी की जो केव है, उदयगिरी की केव सिमिलर नेम से ही हमें उड़ीसा के अंतर्गत और देखने को मिलती हैं। वो उदयगिरी अलग है, ये उदयगिरी अलग है। अच्छा, इनकी गुफा वास्तुकला में क्या विशेषता है? तो पहली बात तो याद रखना है, उदयगिरी की केव में हमें वराह मूर्ति देखने को मिलती है। ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वराह मतलब भगवान विष्णु का एक अवतार था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपनी मुंह पे उठाया हुआ है। इसी में हमें महिषासुर मर्दिनी की भी ऐसी टेराकोटा साइन देखने को मिलती है, कार्तिकेय। और एक शिवलिंग, एक मुख लिंगी शिव भी देखने को मिलते हैं। और मांडागिरी केव कहाँ पे है? एमपी। और बाग केव कहाँ पे? एमपी। और कौन सी नदी, बाग केव कौन सी नदी के तट पे है? बाघानी नदी के तट पे है, बाघानी नदी के तट पे। अच्छा, ये वराह मूर्ति के चक्कर में मैंने क्या किया था, इसकी एक इमेज बनाई थी। एक्चुअली में ये वराह मूर्ति हमें उदयगिरी के साथ साथ जब चालुक्य डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बादामी केव्स मिलती हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और सतवाहनों, अच्छा, और वराह के साथ साथ एक 11 हेडेड बुद्धा का भी कंसेप्ट मिलता है हमें, अवलोकितेश्वर। तो अवलोकितेश्वर हमें गुप्तों के इसमें भी देखने को मिलता है, हमें ये बाग केव के अंदर भी देखने को मिलता है। और सातवाहनों के काल में भी हमें एक कन्हेरी करके केव थी, उसके अंदर हमें 11 हेडेड बुद्धा देखने को मिलते हैं, अवलोकितेश्वर। उनको अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। तो 11 हेडेड बुद्धा कुछ इस तरीके के दिखाई देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके सिर पे 11 हेड है, इस तरीके से। तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वराह, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कि वराह मूर्ति हमें किस गुफा में देखने को मिलती है? उदयगिरी के अंतर्गत। फिलहाल इतना याद रखिए। और इनकी ये 3 केव हैं, बाग केव, मांडागिरी, उदयगिरी। बाग केव, मांडागिरी, उदयगिरी। और ये बाग केव में हमें अवलोकितेश्वर भी देखने को मिलते हैं, और वराह भी। और वराह अगर बाकी और कहीं देखा जाए तो चालुक्य डायनेस्टी की ये बादामी केव में भी देखने को मिलते हैं। और अवलोकितेश्वर हमें सातवाहन केव में, कि कन्हेरी, सातवाहनों की कन्हेरी केव में भी देखने को मिलते हैं।
अच्छा, बुद्ध की जो बामियान की मूर्ति है वो भी इसी काल से संबंधित है। बामियान बामियान करके एक लोकेशन है अफगानिस्तान के अंतर्गत। हाँ, तो ये इस तरीके के बुद्धा कभी दिखते रहे होंगे, इस तरीके से स्टैंडिंग अलोन बुद्धा। लेकिन होता क्या है कि तालिबान ने इसको 2001 के आसपास इसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। तो आज यहाँ पे कोई बुद्धिज्म की, कोई बुद्धा की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है हमें। तो ये बामियान की मूर्ति का थोड़ा सा कंटेक्स्ट याद रखिएगा, कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंतर्गत थी, लेकिन अब नहीं है। तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया 2001 में। अच्छा, इस काल में हमें कुछ उस्तूपास भी देखने को मिलते हैं, स्तूप। तो स्तूपों में मेरे को बस एक लोकेशन लगी इंपॉर्टेंट, उसलिए वो आप याद रखिएगा। एक तो ये समत याद रखिएगा, समत स्तूप कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। एक रत्नागिरी स्तूप, यस, ये रत्नागिरी सुन के आपको लगेगा कि ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, पर नहीं, ये रत्नागिरी स्तूप हमें उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये समत स्तूप भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और ये मीरपुर खस करके है, तो ये सिंध के अंतर्गत पड़ता है। तो ये कुछ स्तूप भी बने हुए देखने को मिलते हैं। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने एज इट एज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। और ये अजंता एंड बाघ शोज द मध्य देश स्कूल। तो इनकी जो हमने अजंता और बाघ के में जो भी पेंटिंग देखने को मिलती है, उसको हम नाम देते हैं मध्य देश स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखनी है, मध्य देश स्कूल। तो इसका संबंध किससे है, तो गुप्ता एज से, ये पेंटिंग से रिलेटेड है। और जब मूर्ति की बात आई तो हमने उसका क्या नाम दिया था, तो गांधार और मथुरा दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, सारनाथ। और पेंटिंग के बारे में मध्य देश। ओके, और जल्दी से इनके विज्ञान तकनीक के बारे में भी देखते हैं। तो विज्ञान तकनीक में क्या है, विज्ञान तकनीक में आप पहले याद रखिए सुलभ सूत्र। ये सुलभ सूत्र क्या है, तो सुलभ सूत्र ने ज्यामिति की नींव रखी थी भारत के अंदर, ज्यामिति की नींव। अच्छा, इस सुलभ सूत्र किसी एक व्यक्ति के साथ एसोसिएट करके नहीं देखा जाता है, यानी जनरली जो ज्यामिति से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है उसको सुलभ सूत्र का नाम देते हैं। और इसमें हमें 2-3 लोगों के नाम मिलते हैं, तो एक बुधायन, मानव, अपस्तंभा और कात्यायन। तो मैं तो कहूंगा आपको कि एक बुधायन और एक कात्यायन, इन दोनों का नाम जरूर याद रखना है। कात्यायन का नाम एसोसिएट करके रखना है सुलभ सूत्र के साथ में। ओके, ये बोधायन करके एक टेक्स्ट है, तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी मिलती है। और जो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स की बात आती है, तो ट्रिपलेट्स की भी जानकारी हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी रचना 600 BC AD के आसपास देखने को मिलती है, बोधायन। ओके, अब ये आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम करके 2 पुस्तक लिखी थी। और ये यहाँ पे आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट, तो ये सॉरी सूर्य सिद्धांत, सेकेंड सूर्य सिद्धांत। तो ये इस सूर्य सिद्धांत में ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। और इन्होंने बताया कि अर्थ का एग्जैक्ट साइज क्या है, और जो कि लगभग वर्तमान में हमारे पास जो एग्जैक्ट साइज है उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे वो। एंड ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू डिस्कवर दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिसने बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो किसने बताया था, तो इन्होंने बताया था, आर्यभट्ट ने। और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था आर्यभट्टियम, जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और एलजेब्रा से डील करता है। तो जनरली भारत में अगर एलजेब्रा का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। आप जनरली इनकी 2 बुक्स के नाम याद रखिएगा, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में इन्होंने सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया। और जो आर्यभट्टियम है वो जनरली ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और एलजेब्रा से संबंधित है। ओके, ये बराहमिरी के बारे में हम देख चुके थे। पंच सिद्धांत का व्रत संहिता इनकी 2 बुक है। एक इंपॉर्टेंट बुक और थी जो हमने पीछे पढ़ी थी। अच्छा, ब्रह्मगुप्त के बारे में देखिए, ब्रह्मगुप्त के बारे में भी आपको 2 बस इनकी पुस्तक है वो याद रखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्फुता सिद्धांत और खंडा खाद्याक। और ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है कि ब्रह्मगुप्त लेट 6th एंड अर्ली 7th सेंचुरी इज द ऑथर। इंपॉर्टेंट वर्क है मैथमेटिक्स, तो किससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स से ब्रह्मगुप्त, और एस्ट्रोनॉमी से। ओके, नेमली ब्रह्म स्तूपा सिद्धांत और ये खंड खाद्यक, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। तो जनरली पूछ लेगा ये किसने दिया है, मतलब ये खंड खाद्यक के लेखक कौन है, इस तरीके से, या मैचिंग में दे सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये महावीर। अब महावीर तो सुन के जैनिज्म के महावीर का नाम याद आता है, महावीर जैन, लेकिन नहीं, आपको एक और नाम याद रखना है। ये कर्नाटक के 9वीं सदी के एक प्रमुख गणितज्ञ हैं, 9वीं सदी के। और ये अमोघ वर्ष के दरबार से संबंधित है। अभी अमोघ वर्ष कौन है, तो ये अमोघ वर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तब। और इनका जो संबंध है वो किससे, गणित सार संग्रह से संबंधित है। ये गणित सार संग्रह, ओके, गणित सार संग्रह। ओके, अब भास्कर द्वितीय के बारे में देखते हैं कि भास्कर द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट है, और जनरली अलग अलग एग्जाम्स में इनका पूछा जाता रहता है। भास्कर द्वितीय, सेकेंड, तो ये 12th सेंचुरी की है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी, इन्होंने
एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है लीलावती। और लीलावती सुन के पता बिल्कुल नहीं लग पाएगा कि ये गणित पे आधारित एक पुस्तक है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंटली कि ये गणित पे आधारित एक पुस्तक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और है राइटर पलकाप्या। इन्होंने हस्तायुर्वेद करके पुस्तक लिखी है। अब हस्त का मतलब क्या होता है? वैसे तो हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे ये कंटेक्स्ट है हाथियों के बारे में। हाथी, तो हाथियों के इलाज के बारे में इन्होंने बुक लिखी है। जनरली हम केवल इंसानों के बारे में नहीं, उस समय पे हाथियों तक के जानवरों के बारे में भी सोच रहे थे। तो हाथियों का इलाज किस तरीके से किया जाए। ओके, ये कश्यप के बारे में। तो कश्यप इतना याद रखना कि हाँ, ये 7th सेंचुरी के थे। इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला मेरे को, बस इतना पता लगा कि 7th सेंचुरी से एसोसिएटेड है, इतना याद रखिएगा। धन्वंतरी के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो ये एक तरीके के सर्जन थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। सुश्रुत, ये सुश्रुत के बारे में मैंने बताया, कल भी बताया था आपको कि सुश्रुत जनरली कोई इनको 4th सेंचुरी के आसपास एसोसिएट करके देखता है, हाँ, एडी में, और कोई इनको 6th सेंचुरी बीसी के आसपास देखता है। तो इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं फिर भी बोलूँगा आपको कि ठीक है, आप दोनों जगह मान के चलिएगा, जैसा आई स्टेटमेंट में मान लीजिएगा। और बस इनका काम याद रखिए कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और पथरी निकालना जैसे स्वास्थ्य बीमारियों, मतलब जो बीमारियां थी, उनका सफलतापूर्वक उनका इलाज ढूंढ लिया था। और धातु उद्योग में तो इनका एक ही है लौह स्तंभ, जो कि आज भी बिना रस्टिंग के आज भी खड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इनका एक यूनिक इन्वेंशन कह सकते हैं, क्योंकि एक ही है बस ऐसा, ठीक है, और नहीं है। अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों है। या तो हो सकता है कि वो तुक्के से बन गया होगा, या उसके पीछे की जो तकनीक है वो शायद हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं आज भी। अगर ऐसा काश हो जाए तो हमारी जो बिल्डिंग्स जो हम आजकल बनाते हैं वो जनरली 50 साल या 100 साल तक का एस्टिमेट लेके चलते हैं। तो वो जनरली मतलब 18 सालों तक चलती रहेंगी बिना रस्टिंग के। लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ओके, तो हमने ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी तो हम कल ही देख चुके थे। इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, और इनका लिटरेरी वर्क भी देख लिया हमने इनका सब कुछ। अब जल्दी से हमने जो पढ़ा है उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि याद हो जाए, और साथ में हम कुछ पीवाईक्यू का एनालिसिस भी कर लेंगे। Which one of the following is the wrong option of the rock cut cave temple of Gupta period? Okay, उदयगिरी केव उड़ीसा के अंदर है। अजंता एंड एलोरा केव महाराष्ट्र के अंतर्गत है। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र के अंतर्गत है। बाग केव एमपी के अंतर्गत है। सही है, ये बाकी तीनों सही हैं। वैसे उदयगिरी केव अगर ऑप्शन में ये भी सही होता, लेकिन अब चूंकि हमें एक चूज करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हम एक के साथ में ही जाएंगे, क्योंकि बाकी ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट है। और हमने पढ़ा था कि एक उदयगिरी केव एमपी के अंतर्गत है। यहाँ पे जो एमपी वाला कंटेक्स्ट लेके चल रहा है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, एंड डैश से रखा है, वॉज गिवन द टाइटल कविराज। तो किसने कविराज का टाइटल लिया था? तो हमने देखा था समुद्रगुप्त ने लिया था, और उसमें वो वीणा बजाने का भी शौकीन था। और ये डैश चाइनीज ट्रेवलर प्रेजेंटेड एन आइडियलिक पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 5th सेंचुरी। तो 5th सेंचुरी में कौन आया था भाई? फायन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ओके, द फर्स्ट रेगुलर बुद्धिस्ट वर्क ऑन लॉजिक वॉज रिटन बाई। तो हमने देखा था किसने लिखा था? तो वसुबंधु ने लिखा था। वसुबंधु, ये चंद्रगोमिया, और ये दिन्नागा, दोनों के दोनों बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं। ओके, ये यूपीएससी के एक पीवाईक्यू में आया था। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हिस्टोरिकल पर्सन एंड नॉन फॉर। तो आर्यदेव जैन स्कॉलर, मैंने कहा था ना, आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दिन्नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, बिल्कुल ये वाली बात सही है। और नाथमुनि वैष्णव स्कॉलर, तो नाथमुनि बिल्कुल ये वाली बात सही है, वैष्णव स्कॉलर है। नाथमुनि एक्चुअली में जब हम पढ़ेंगे ना, साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी, तो उसमें हम दो उनके बारे में पढ़ेंगे। वन सेकेंड, क्या कहते हैं, दो पंथों के बारे में देखेंगे, एक नयनार और एक अलवार। तो उसमें देखते हैं हम कि जो अलवर संत हैं उनका एक ग्रंथ है नलियार दिव्य प्रबंधनम करके, तो वो नाथ मुनि ने ही लिखा है। तो इसलिए वो वैष्णवाइट स्कॉलर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 2 पेयर्स। पहला गलत है, 2 1 3 सही है। ओके, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर और लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट है पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र। ओके, पाणिनि, तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, और मैंने आपको ये बताया कि ये 6th सेंचुरी बीसी से एसोसिएटेड है। और पुष्यमित्र शुंग कब का है भाई? 2nd सेंचुरी एडी का, 2nd सेंचुरी बीसी का है, तो ऑलमोस्ट 400 साल पहले। तो पहला स्टेटमेंट गलत। ओके, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। भाई अमर सिंह हमने कहाँ पढ़े थे बताइए आप? चंद्रगुप्त के काल में पढ़े थे ना, नवरत्नों में। अमर कोश की एक बुक पढ़ी थी, चंद्रगुप्त। तो ये दूसरा गलत है।
कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, यस ये वाली बात सही है। कालिदास एसोसिएटेड चंद्रगुप्त टू, बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 3। ओके, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लियर, यानी कि इनमें से ये 4 आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल मतलब आर्टिफैक्ट्स दिए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले कौन बना था? तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का, तो ये 12th सेंचुरी में बना था। रॉक कट एलिफेंट टेम्पल धौली, तो धौली का कब बना था? ये तो वही हमने पढ़ा था कि अशोक के टाइम पे बना था। और अशोक कब टाइम पे था? तो ऑलमोस्ट 3rd सेंचुरी बीसी या 3rd to 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। और रॉक कट मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम, तो ये तो 7th सेंचुरी एडी के हैं, 7th सेंचुरी एडी। ओके, और ये वराह इमेज मूर्ति उदयगिरी, तो मैं इसी वजह से लेके आया था। तो उदयगिरी ये इमेज कब की है? तो ये कब की है? तो ये 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी एडी की है। तो 4th से 5th सेंचुरी एडी। तो बताइए सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है, हमारा उत्तर हो जाएगा रॉक कट एलिफेंट एट धौली, क्योंकि ये अशोक के कार्यकाल का है। तो ये और सेकंड नंबर पर अगर इनमें से कैटेगराइज करने को किया जाए कि बताइए क्रोनोलॉजी में सजाइए इनको, तो फिर कैसे लगाएंगे हम? तो सबसे पहले आएगा धौली का रॉक कट, फिर कौन आएगा? फिर वराह मूर्ति आएगी, वराह उदयगिरी वाला, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर हमारा सी आ जाएगा क्योंकि 7th सेंचुरी का, फिर उसके बाद में ए आएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस सी बन जाएगा। ओके, तो हमने जो पढ़ाए थे जरा उनसे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो साहित्य पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो बताइए कालिदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति विशाख दत्त की है? तो बताइए विशाख दत्त। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक। किराता अर्जुनीयम भैरवी। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, हाँ तो यही है ना, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त की पूछ रहा है। और नीति सार किसकी थी? कामंतक। पंचतंत्र की रचना किस विद्वान ने की थी? तो किस विद्वान ने की थी? भास ने? नहीं। भट्टी ने? नहीं। श्री हर्ष की तो वो नैसात चरितम थी, ये नहीं देखी थी। तो विष्णु शर्मा। 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन, तो इनके लेखक कौन थे? अमर सिंह ने तो अमरकोश लिखा था। दंडेन, बिल्कुल हमने दंडेन को पढ़ा था इनके बारे में। हाँ तो मैंने कहा था दंडेन के आपको 10 कुमार चरित्र तो पता है, लेकिन काव्य दर्शन नहीं पता है। काव्य दर्शन याद रखना है। संस्कृत का प्रसिद्ध कोश अमर कोश किसने लिखा है? नाम से ही पता लग रहा है। हाँ, अमर सिंह ने लिखा है। और निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित है? तो कौन सा रचित है? भास ने कौन सा लिखा? नैसात चरितम श्रीहर्ष का है, श्रीहर्ष। मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का है। और शिशुपाल वध किसका है? माघ का है, माघ। और मध्यमा व्यूग, हाँ ये है भास का। ओके, और भास के हमने देखे थे 13 नाटक के बारे में पूरी लिस्ट देखी थी। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। किराता अर्जुनियम की रचना किसने की? जिसमें एक शिकारी छद्म द्वेष में शिव और अर्जुन की युद्ध का वर्णन है, तो किसने की थी? भैरवी ने की थी किराता अर्जुनियम। रावण वध भट्टी काव्य, तो ये किसने किया था? रावण वध या भट्टी काव्य, ये किसका है? तो भट्टी का है ये। ओके, नीति सार अभी देखा था, नामक ग्रंथ जो प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है, कि रचयिता कौन थे? तो कौन थे? तो वराहमिहिर थे? नहीं। वात्स्यायन थे? नहीं। कौमुदक, यस कामंदक थे। और आर्यभट्ट? नहीं। ओके, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजा नल और दमयंती की कहानी का वर्णन है? तो किसमें? नैसात चरितम के अंतर्गत है। ये किसने लिखा था? श्रीहर्ष। मृच्छकटिकम गरीब ब्राह्मण और वैश्या की प्रेम कहानी नामक नाटक की रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? शूद्रक है। हमने पढ़ा था इसको। विशाख दत्त की हमने 2 पुस्तक देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? विशाख दत्त की देखी थी, एक तो अभिज्ञान एक देखा था हमने देवी चंद्रगुप्तम, और दूसरा देखा था हमने एक और देखा था देवी चंद्रगुप्तम के बाद में। ओके, देखते हैं अभी क्या देखा था। देवी चंद्रगुप्तम और हर्षचरित्र देखा था। हर्षचरित्र तो बाणभट्ट का है। एक और ओके, अभी देखते हैं। ये प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है जो विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से हैं? तो प्राकृत प्रकाश किसने लिखा था? ये प्राकृत प्रकाश है, ये वरुरुचि का। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार से संबंधित थे? तो वही चंद्रगुप्त के जो नवरत्न थे उनमें से एक ये थे। तो इसमें गुप्त शासक हो जाएगा। बौद्ध विद्वान चंद्रभूमिया ने व्याकरण किस ग्रंथ की रचना की थी? किसकी थी? चंद्र व्याकरणम की थी। जैन धर्म के किस विद्वान ने रामायण का जैन संस्करण दिया था? तो किसने दिया था? विमल। आर्यदेव बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। जय सिद्धसेन दिवाकर, ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। और आर्य असंग बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ जिसके लेखक को जादूगर तांत्रिक माना जाता है, किसने लिखा था? तो ये किसका? ये मंत्र वाला बेताल भट्ट का है। ओके, और ये शिशुपाल वध महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीहर्ष? नहीं। नैसात चरितम माघ, यस माघ ही है शिशुपाल वध की। लीलावती नामक प्रसिद्ध गणित पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है जो 12वीं सदी के हैं? तो कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर। तो बिल्कुल भास्कर है इसके। महावीर कर्नाटक से थे, 9वीं सदी से जुड़ते हैं ये।
इन्होंने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड ग्रंथ लिखा था। और पशु चिकित्सा पर आधारित हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पतंजलि नहीं, पालकप्या हो सकते हैं, कश्यप हो सकते हैं, सुश्रुत नहीं। ठीक है, तो इसमें पालकप्या थे। कश्यप के बारे में याद रखना, बस ये 7th सेंचुरी से एसोसिएटेड है। फायान चीनी यात्री ने किस प्रथा का उल्लेख किया जिसके अनुसार चांडालों को गांव के बाहर रहना होता था? ठीक है, यह अस्पृश्यता के बारे में है। इनकी प्रशासनिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो गुप्त काल में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो किससे? भुक्ति। इसका हेड क्या कहलाता था? उपरिक। उपरिक कहलाता था। भुक्ति के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति के प्रमुख अधिकारी को उपरिक कहते थे। गुप्त काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला। तो राज्य के नीचे जिला आएगा, भुक्ति के बाद क्या आएगा? विषय आएगा, तो विषय। ये गुप्त काल में कुमारामात्य कौन होते थे? तो कुमारामात्य मैंने क्या बताया? महत्वपूर्ण अधिकारी, और इनका जो और डिपार्टमेंट होता था उसको अधिकरण कहते थे। महादंड नायक, तो गुप्त काल में किस पद का नियुक्त होता था? तो ये मुख्य न्यायाधीश होते थे, महादंड नायक। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत कौन है? तो प्रधान सेनापति होते थे। गुप्त शासकों के राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। जबकि वाकाटकों उसका क्या था? वाराहा था। वाराहा वाकाटकों का। गुप्त काल में विष्टि किसे कहते थे? तो व्यापारियों पर लगने वाला कर नहीं। चांदी के सिक्के को तो रुपयक कहते थे, रुपयक। जबरन श्रम, यस, जबरन श्रम। और कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। गुप्त काल में उल्लिखित उद्रंग किस प्रकार का करता? तो उद्रंग एक करता, तो ये तो जलकर या पुलिसकर कहते थे, तो ये जल करता। और हलकर क्या था? हलीरा। हलीरा। गुप्त काल में दीनार किस धातु का सिक्का होता था? तो दीनार किसका था? सोने का सिक्का होता था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? दीनार सोने को कहते थे, रुपयक, यस, रुपयक ही कहते थे। करसापड़ तांबे को कहते थे, तांबा के सिक्के को, तांबा। नगर श्रेष्ठन कौन होता था? नगर श्रेष्ठन, तो नगर श्रेष्ठन कारवा व्यापारी नहीं, कारवा व्यापारी को कुछ और कहते थे। शिल्पकार नहीं, नगर का प्रमुख व्यापारी, यस, नगर का प्रमुख व्यापारी को नगर श्रेष्ठन कहते थे। सार्थवा कौन होता था? सार्थवा राजस्व अधिकारी नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कारवा व्यापारी, यस, तो कारवा व्यापारी को सार्थवा कहते थे। समाज और धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो ये किसमें? मैरोली स्तंभ नहीं, जूनागढ़ अभिलेख नहीं, एरण अभिलेख, यस, तो एरण अभिलेख से हमें मिलता है। एरण अभिलेख ये एमपी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। गुप्त शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध, जैन, आजीविका, भागवत। तो भागवत धर्म को संरक्षण दिया था, इसी वजह से इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। गरुड़। किस पुराण में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है? तो किस पुराण में कहा गया है बुद्ध? तो इसमें हमने देखा था अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण, इन दो में कहा गया है इनको। और अच्छा, एक चीज और याद रखिए, मैंने आपको बताया नहीं कि गुप्तों के बारे में हमें जानकारी किस पुराण में मिलती है। तो एक वायु पुराण और है, उसके अंदर हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में। ठीक है, निम्न में से कौन सी भूमि आवास योग्य भूमि कहलाती थी? तो वस्ती, तो वस्ती से वास्ती याद किया था हमने, और खेल तो वेस्टलैंड होती थी। ओके, अब कला और वास्तुकला विज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध वराह मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, बाग, उदयगिरी, बादामी। तो कहाँ पे देखा था हमने उसको? उदयगिरी की गुफाओं में देखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी? तो किसने की थी? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो वो कौन थे भाई? अपने आर्यभट्ट थे। बृहत संहिता, पंच सिद्धांत का, बृहद जातक जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किस खगोल शास्त्री और ज्योतिषी की है? तो ये किसकी है? तो ये वराह मिहिर की है। ब्रह्म स्फुट और सिद्धांत या खंड खाद्यक नामक गणित पर और खगोल पर महत्वपूर्ण कार्यों के लेखक कौन है? तो कौन है? हमने देखा था, ब्रह्मगुप्त को देखा था। शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक कौन थे? तो कौन थे? सुश्रुत थे, सुश्रुत। भितरगांव का मंदिर जो सबसे पुराना बचा हुआ छत और ऊंचे शिखर वाला टेराकोटा हिंदू मंदिर है, किस स्थान पर है? तो भितरगांव का कहाँ पे देखा था? कानपुर नगर के अंतर्गत देखा था। देवगढ़ का कहाँ देखा था? ललितपुर के अंतर्गत देखा था। भीतरी इंस्क्रिप्शन देखा था हमने गाजीपुर के अंतर्गत, गाजीपुर यूपी। और बाकी के 2 टेम्पल और देखे थे, एमपी के अंतर्गत देखे थे। कौन कौन से थे बताओ? तो एक देखा था हमने तिगवा, और दूसरा नाचना कोठार। तिगवा का विष्णु मंदिर और नाचना कोठार का पार्वती टेम्पल। ओके, ये कुछ PYQs है जो यूपीपीसीएस और अदर एग्जाम्स में पूछे गए, तो देख लेते हैं जरा इनको। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त था। ओके, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहजहां। तो किसका मिलता है? जहांगीर का भी देखने को मिलता है। और ये आप मुझे बताएंगे कि ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी इसको किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। और किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन।
पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि, ये एक फैक्टर याद रखना, ये भी समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। पृथ्वी प्रथम वीर किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो हमने देखा था भीतरी इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है हमें। भीतरी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे देखा था? कानपुर के अंतर्गत देखा था हमने। और ये चंद्रगुप्त टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही या सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो हमें कॉइन से भी पता लगता है कि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। और इनकी मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप अटेंड करना चाहें तो मान सकते हैं, अदरवाइज स्किप करना ही बेटर रहता है। हम तो इस पर फिलहाल तो उत्तर 1 और 2 दोनों ही हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आप किस तरीके से, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं जरूरी नहीं है वो सारा का सारा आए। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ वहीं ऑन द स्पॉट हमें सोचना पड़ेगा कि इसको डील करना है या अदरवाइज स्किप करना है। ओके। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये मंदसौर प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये हमारा ये कुमारगुप्त फर्स्ट है। इसका नाम याद रखना है, कुमारगुप्त फर्स्ट का। और निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था सबसे पहले आता है भुक्ति, फिर विषय के बाद में वीथी, और वीथी के बाद में ग्राम। तो भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम, मेरे ख्याल से यही सही है। बिल्कुल, तो विषय नहीं है, विषय पहले नहीं आएगा, वीथी नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ओके। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहते थे। निम्नलिखित में से किसने हुड़ा शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ये याद रखना, यशोधर्मन ने किया था। एक्चुअली यशोधर्मन अकेला नहीं था, इसने 3 लोगों के साथ मिलकर किया था, लेकिन जो कहते हैं ना कि लीडर कौन था सेना का, तो यशोधर्मन ही था। मालवा का शासक यशोधर्मन, इसने किया था। एक हमने देखा था, अगर मैं ऑप्शन यही 4 है, बताइए, मैं एक प्रश्न बनाता हूँ ऑन द स्पॉट की हमने देखा था एक पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन का संबंध किससे है? याद आ रहा है आपको? पहाड़पुर कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसमें बताया गया था कि जो भी जितनी भी लैंड है उसकी सोल प्रोप्राइटरी किंग के पास होती है, तो वो किसका है? बुद्धगुप्त का है। ओके। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, सही है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो बिल्कुल दोनों बातें ही सही है। ओके। ये कुछ यूपीएससी में आए पीवाई क्वेश्चन, जरा इनको देखते हैं। फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके शासनकाल में भारत आया था फायन? तो हमने देखा था चंद्रगुप्त टू के काल में आया था। अरे ये क्वेश्चन ना आप तब डील कर पाए जब हम अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ इसको किस तरीके से देखते हैं। तो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, तो गुप्तों के पतन के बाद में, अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के उत्थान से पहले तक, इन द अर्ली सेंचुरी 7th सेंचुरी, यानी कि जो 7th सेंचुरी के शुरुआती सालों में, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, तो नॉर्दर्न इंडिया में कौन से जो साम्राज्य थे उस शक्ति को होल्ड किए हुए थे? तो कैसे? तो जब हम पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा आपको। तो मगध में उस समय तो गुप्त ही थे, नहीं, गुप्ता की थोड़ी बहुत शाखा बची हुई थी, तो वहां पे रूल कर रहे थे। तो ये परमार मालवा के अंदर थे। तो ये परमार डायनेस्टी 7th सेंचुरी के काफी बाद में आती है, अभी तो इसका कोई रोल नहीं है, 12th सेंचुरी के आसपास आते हैं निकल करके। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है। पुष्यभूति थानेश्वर में थे, बिल्कुल। हर्ष के पहले उनके पिताजी दादाजी थे, तो वो पुष्यभूति एस्टेब्लिश कर चुके थे डायनेस्टी के बाद थानेश्वर में, हरियाणा के अंदर। तो ये तीसरा सही है। तो यानी अभी तक हमने देखा पहला तीसरा सही है। ओके। मौखरी कन्नौज, तो मैंने कल आपको बताया था कि गुप्तों के पतन के बाद में कन्नौज में मौखरियों की एक शाखा आती है। देवगिरी के यादव, ये देवगिरी के यादव 13th सेंचुरी में जाकर के हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी इनका कोई रोल नहीं है। ओके। और मैत्रक और बल्लभी, तो बल्लभी गुजरात के अंतर्गत है, यहाँ पे मैत्रक डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा मगध में गुप्त थे, अभी गुप्त थे, ये परमार डायनेस्टी नहीं थी अभी, पुष्यभूति थे, मौखरी थे, और देवगिरी के यादव नहीं थे, छठवा था। इस तरीके से 1 3 4 6 1 3 4 6 हमें कहाँ मिलता है? 1 3 4 6 ये रहा। इस तरीके का एक प्रश्न और पूछा गया था। तो इसका भी फ्रेगमेंटेड टाइप का वो रहता था टाइम पीरियड, तो इस वजह से लोगों को याद नहीं रहता है। लेकिन हम अपनी क्लास में इसको बड़े अच्छे से याद करेंगे विद मैपिंग के साथ में, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके। ये अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स और लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज। हम देख चुके हैं, पाणिनि पुष्यमित्र के दरबार से नहीं था, अमर सिंह हर्षवर्धन नहीं, चंद्रगुप्त टू के दरबार से थे, कालिदास चंद्रगुप्त टू के दरबार से संबंधित थे। तो इस तरीके से इसका उत्तर केवल 3 बचता है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टर्म्स कुल्या वापा एंड द्रोणा वापा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पता हो एग्जैक्ट तो ठीक है, अदरवाइज
थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके आप इनको टिक कर सकते हैं। वापा, वापा कुछ मापने से रिलेटेड शब्द की टर्म है वापा। हाँ, तो ये कुछ मेजरमेंट ऑफ लैंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू। अब कॉइन्स के लिए तो कुछ और था। हाँ, तो कॉइन्स तो नहीं आएंगे। क्लासिफिकेशन और अर्बन लैंड हो सकता है। रिलीजियस रिचुअल ये भी हो सकता है। अब ये मेन एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा आपको इस तरीके पे टिक करने हैं कि नहीं। तो ये वापा शब्द से थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मापने से रिलेटेड है। तो लैंड मेजरमेंट के कुछ वो होते थे मतलब थ्री टर्म्स हैं लैंड मेजरमेंट से। ओके, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, कदुरा एंड चौल वर नॉन फॉर। तो ये कदुरा, घंटासाला और चौल क्या थे? तो ये पोर्ट सिटी थे, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो ये विदेशी व्यापार को हैंडल करते थे। तो इसमें अब मैंने आपको बताया नहीं, इसमें याद रखना ये जो चौल है ये वेस्टर्न कोस्ट पे आता है और पश्चिम बंगाल के आसपास के रीजन में, और ये आपका घंटासाला कदुरा आंध्र प्रदेश में आते हैं। घंटाशाला एंड कदुरा ये आंध्रा में आते हैं। ओके ओके, विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्टी। तो विस्टी के बारे में हमने देखा था। हाँ, तो इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, it was considered a source of income for the state and sort of tax paid by the people. Okay, it was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawad region of Gupta Empire. The forced labor was entitled weekly wages and the eldest son of labor was sent to the forced labor. तो ये एक राज्य की तो इसमें एल्डेस्ट सन को भेजा जाता था लेबर के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये वीकली वेजेस था, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये एब्सेंट था टोटली, भाई टोटली तो कुछ नहीं होता, ठीक है, कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा। और दूसरी बात, ये एक राज्य की आय का एक स्रोत होता था। तो नहीं तो अगर राज्य को पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर वहां पे सेना ठहरेगी, तो इस तरीके से इसका उत्तर ए बन जाएगा इसका। ओके, विद रेफरेंस टू द गिल्ड। अब ये गिल्ड या श्रेणी के बारे में हमने देखा था, तो देख लेते जल्दी। तो एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी विच फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ओके, every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. Okay, the wage rules work and standards and price were fixed by the guild. तो हमने देखा था कि जो गिल्ड होती थी वो अपने को स्वयं शासित करती थी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट मेरा सही है। तो दूसरा सही है, तो मैं इसको तीसरे को काटूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। ओके, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर। तो बिल्कुल सही बात है। तो जुडिशियल पावर थी, यानी कि अगर उनका कोई सदस्य कुछ गलती करता है तो वो उसको दंड दे सकते थे। और दंड दे सकते थे। अब सारी चीजें ही इनके पास है भाई, तो यहाँ पे किंग्स का क्या रोल है? कुछ नहीं। तो गिल्ड अपने आप में इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि वो अपनी पैरेलल पावर चलाती थी, लेकिन वो जो उनकी पैरेलल पावर थी वो केवल अपने मेंबर्स तक ही सीमित थी। तो इस वजह से इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गिल्ड पे कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार नहीं होती थी उस समय पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। ओके, विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज्ड बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो हमने देखा ना, अभी क्या देखा था हमने देखा था कि जो धनवंतरी थे और सुश्रुत थे, धनवंतरी और सुश्रुत और चरक, ये लोग इस समय तक यूज कर रहे थे ऐसे कुछ सर्जिकल आइटम्स। ठीक है, सर्जिकल आइटम मतलब जो शरीर की चीड़ फाड़ करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में थे, बिल्कुल थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड बिगिन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। भाई इंटरनल ऑर्गन्स को ये ट्रांसप्लांट कर रहे थे। तो ट्रांसप्लांट करने जैसी फैसिलिटी अभी तक नहीं आ पाई थी, क्योंकि अगर आपने कहीं सुना होगा तो हृदय का पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो अभी ये कुछ 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है जाकर के, इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी। हाँ, अभी कुछ 40 साल पहले की घटना है, ये इस समय पॉसिबल नहीं था अभी तक। तो इंटरनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते थे अभी तक। ठीक है, एंड द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नॉन इन द 5th सेंचुरी। यस, तो हमने जो आर्यभट्ट के जो देखे थे और ब्रह्मगुप्त के जो ग्रंथ देखे थे उनमें ये साइन एंगल और ट्रिग्नोमेट्री की जो बात करते हैं, तो दूसरी बात सही है। एंड द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल वाज नॉन इन द 7th सेंचुरी। तो बिल्कुल चक्री चतुर्भुज के बारे में भी हमें पता था उस समय पे। तो इसका हमारा दूसरा रॉन्ग है, तो 2 कैंसिल यहाँ से, 2 कैंसिल यहाँ से, 3 and 4 तो सही ऑलरेडी। और पहला भी मैंने बताया कि हाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो पता था, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4 ओनली। ओके, तो ये क्लास मेरे को लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई, मैंने इतनी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं। हमने इसमें PYQs और जो याद किया उसको भी शामिल करने की कोशिश की है।
और इसके अगली क्लास में हम अर्ली मेडिवल इंडिया को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में।